हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको ग्रामर के दूसरे पार्ट के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है इटिमोलॉजी। तो आइए हम इटिमोलॉजी के बारे में जानें। इसका हिंदी होता है शब्द विचार। बच्चों, इटिमोलॉजी के अंतर्गत शब्द पर विचार तो कई तरीक़ों का होता है। जैसे कोई भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस पुराने भाषा से ली गई है, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, किस भाषा से इसका वेरिएशन किया गया है। तो विस्तार रूप से जानकारी करने के लिए इसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। लेकिन हम आप लोग को इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस भाषा से लिया गया, ये सब बात नहीं बताएंगे। हम इतना ही सिर्फ बताएंगे ताकि हमको लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान हो जाए। तो हम शब्द पर विचार इस ढंग का करेंगे जिससे कि हमको आगे बढ़ने में, इंग्लिश जानने में सहूलियत हो। तो यहाँ हम इटिमोलॉजी के अंतर्गत आप लोग को वैसे शब्दों पर विचार करेंगे जिससे कि हमको लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान हो। तो इसके अंतर्गत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी होता है शब्द भेद। बच्चों, संसार में शब्द अनेकों हैं, लाखों करोड़ों में हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम उन शब्दों पर विचार करेंगे जो हमारे जनरल आज के यूज़ में चल रहा है, जिससे हम किसी से बात करें, जिसके बारे में हमको जानकारी हो, जिससे हम लिख सकें, जिससे हम पढ़ सकें। शब्द अनेक हैं, लेकिन उन शब्दों का कार्य क्या है, शब्दों के कार्य के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। जिन शब्दों का जिस तरह का फंक्शन है, कार्य है, उसके हिसाब से उनको उस ग्रुप में रखा गया है। अब हम पहले इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ डिफिनीशन लिख देते हैं। जैसे कि इसका डिफिनीशन है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 group of words according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of
स्पीच। तो शब्दों को हम लोग 8 ग्रुप में रखे हैं। प्रत्येक ग्रुप का नाम का जिक्र हम यहाँ पर कर देते हैं। पहला ग्रुप है नाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। दूसरा ग्रुप है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा ग्रुप है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा ग्रुप है वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। पांचवा ग्रुप है एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। छठवा ग्रुप है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजक अव्यय। आठवां है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये 8 ग्रुप हैं शब्दों के लिए, और जो शब्द का कार्य जिस तरह का है उस वाक्य में, उसके हिसाब से उस शब्द को उस ग्रुप में रखा गया है। अब हम शब्दों के एक एक ग्रुप के बारे में जानेंगे कि किस ग्रुप में किस तरह का शब्द आता है। तो नाउन का डिफिनीशन क्या है, तो इस डिफिनीशन के हिसाब से कौन शब्द इस ग्रुप में आएगा। इस तरह से प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या है, कौन शब्द इस ग्रुप में आएगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक ग्रुप के बारे में जानकारी करते हैं। अब हम नाउन यानी संज्ञा के बारे में जानकारी करेंगे। तो संज्ञा में किस तरह का शब्द आता है, पहले संज्ञा के विषय में हम जान लें। तो संज्ञा का डिफिनीशन है नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन
प्लेस आर थिंग्स। यानी कि नाउन, नाम वाले शब्द नाउन ग्रुप में आते हैं, नाम को ही नाउन कहते हैं। अब कोई भी चीज़ का नाम हो तभी इस ग्रुप में आएगा। जैसे कि मोहन एक नाम है, जो ये पर्सन का नाम है मोहन। प्लेस जैसे कि पटना, पटना एक जगह का नाम है। और पेन ये भी एक नाम है, ये वस्तु का नाम है, थिंग्स का नाम है। इस तरह से नाम वाला जितना शब्द है जिससे किसी नाम का बोध होता हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो या किसी जीव का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, नाम वाला शब्द ही इस ग्रुप में आता है। अगर हम कहें कि ही या दे, ये भी एक शब्द है, तो ही किसी का नाम हो सकता है? नहीं। दे किसी का नाम हो सकता है? नहीं। गुड हम लिखते हैं, गुड, गुड किसी का नाम हो सकता है? नहीं। तो जब कोई नाम वाला शब्द नहीं हो तो वो इस ग्रुप में नहीं आता है। इस तरह से इस ग्रुप के लिए नाम वाला शब्द चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जितना भी नाम वाला शब्द है, चाहे वो वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या जीव या पर्सन का नाम हो, तो इस ग्रुप में वैसे ही शब्द आएंगे। अब आइए दूसरा ग्रुप के बारे में बताते हैं। दूसरा ग्रुप है प्रोनाउन, सर्वनाम। इसका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन के हिसाब से ही इसके अंतर्गत, इस ग्रुप के अंतर्गत वो शब्द आएंगे। तो इसका डिफिनीशन है, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which take place of a noun। यानी कि इसका मतलब होता है कि प्रोनाउन वैसा शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के बारे में ही बताता है, नाउन का ही बोध कराता है, नाउन के स्थान पर आकर के नाउन का ही बोध कराता है। अब जैसे में हम उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, एज एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, आई, वी, दिस, दैट, दीज, दोज, etc। अब ये कैसे नाउन के बदले में आते हैं, इसको उदाहरण देकर के हम समझा रहे हैं।
बताएं कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर कैसे बदले में वो शब्द आता है। जैसे हम कहें कि राम अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर ये समझने की बात है कि राम के बारे में जिक्र हो रही है कि राम अच्छा लड़का है, वह पत्र लिखता है। वह शब्द बता रहा है कि वह यानी कौन, राम पत्र लिखता है। तो राम को बताने के लिए ही उसके जगह पर ही शब्द आया है। तो इस तरह से नाउन के स्थान पर जो शब्द आए वो प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन के जगह पर आने वाले शब्द इस ग्रुप में आते हैं, प्रोनाउन ग्रुप में आते हैं। अब हम तीसरा ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा ग्रुप है एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं ताकि इसके हिसाब से इस ग्रुप में कौन से वर्ड्स आएंगे। तो इसका डिफिनीशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies to noun or pronoun। एज एग्जाम्पल में गुड, ब्यूटीफुल, टॉल, फैट, etc। ये एडजेक्टिव के डिफिनीशन के हिसाब से ये कह रहा है कि इसके यह शब्द नाउन और प्रोनाउन के गुणों को बताता है, क्वालिफाई करता है, यानी कि उनके गुण को बतलाता है। तो कौन ऐसा शब्द है जो नाउन को क्वालिफाई करता है और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है? तो ये शब्द हैं गुड, ब्यूटीफुल, टॉल, फैट, माने इस तरह के अनेक वर्ड्स हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जाए कि सीता सुंदर है, सुंदर है, वह मोटी है, सीता इज ब्यूटीफुल, शी इज फैट। यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को कि देखिए सीता नाउन है और इस नाउन को कौन शब्द क्वालिफाई कर रहा है? तो ब्यूटीफुल, यानी सीता के बारे में, सीता का गुण बता रहा है कि सीता कैसी है, तो सुंदर है।
ये इस तरह से नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ब्यूटीफुल है। अब इसके बाद यहाँ पर ये प्रोनाउन है, क्योंकि सीता के बदला में आया है, नाउन के बदला में आया है, तो इस प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या है? फैट। सी माने वह कैसी है, तो फैट है, यानी वह के बारे में बता रहा है उसका गुण कि वह मोटी है। तो इस तरह से गुण बताने वाले शब्द जो है ना, इस ग्रुप में आते हैं। अब क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चौथे के बारे में बता रहे हैं। चौथा है वर्ब, यानी हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्रिया का भी डिफिनीशन दे देते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। Verb is an action word which denotes doing or becoming any work। यानी वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिसे किसी काम का करने या होने का बोध होता है। कोई भी हम काम करते हैं तो इसी ग्रुप में आता है। जैसे खाना, खाते हैं, खाना भी एक काम हो गया। पढ़ना ये भी एक काम हो गया। लिखना ये भी एक काम हो गया। तो इस तरह का वर्ड जो है ना, इस ग्रुप में आते हैं। एज एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, ईट, राइट, प्ले, etc। इस तरह के शब्द इस ग्रुप में आते हैं। और इसके बाद इसके सिवा एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है जो इस ग्रुप में आता है, जो इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, etc इसी ग्रुप में आते हैं। तो ये काम करने का बोध करता है और उनका ये करने वाले काम में हेल्प करते हैं ये शब्द। इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये शब्द, इस तरह के शब्द जो है ना, इस ग्रुप में आते हैं। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला पांचवा बता रहे हैं, एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं। एन एडवर्ब is a word which qualifies to verb and adjective। As example, very, to, enough,
ETC। एडवर्ब कह रहा है कि इस में वैसे शब्द आते हैं जो वर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव, इसके पहले एडजेक्टिव बताए थे कि वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो है ना वर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अब कैसे क्वालिफाई करता है इसको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे कहा जाए कि ही इज शी इज ब्यूटीफुल। यहाँ कह दिए शी इज ब्यूटीफुल, तो ये सी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ देखना है बच्चों ध्यान से कि इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को ये शब्द क्वालिफाई कर रहा है। सुंदर है तो किस तरह का, कितना सुंदर है, तो वेरी माने बहुत सुंदर है। इस तरह से ये एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके बाद वर्ब को क्वालिफाई करेगा कैसे। अब जिसे कह दे कि ही राइट्स स्लोली। यहाँ पर देखना है कि ही जो है ना प्रोनाउन है, राइट्स माने लिखना, और स्लोली माने धीरे धीरे। यहाँ पर वह धीरे धीरे है कि लिखता धीरे धीरे है, इस पर ध्यान देना है। तो वह धीरे धीरे नहीं है, लिखता धीरे धीरे, माने वह धीरे धीरे लिखता है। यानी इसके लिखने के गुण को ये बता रहा है कि उसका कार्य कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे हो रहा है। यानी कि यहाँ पर वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से ये शब्द एडवर्ब ग्रुप में आ गए। ये एडवर्ब हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई किया और वर्ब को कैसे क्वालिफाई किया। अब इसके बाद आगे हम अगला बता रहे हैं, छठवां प्रीपोजिशन। यानी इसका हिंदी होता है संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन का भी हम डिफिनीशन लिख देते हैं। ए प्रीपोजिशन is a word which relates with the position of noun or pronoun। प्रीपोजिशन का परिभाषा बता रहा है कि प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के स्थिति के साथ संबंध बताता है। ये
वैसा संबंध नहीं बताता है कि वो मेरे नाना हैं, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे पापा हैं। ये वस्तु के स्थिति के हिसाब से उसके साथ संबंध बताता है। वस्तु के स्थिति के हिसाब से संबंध बताने वाला शब्द ही इस ग्रुप में आता है। अब एज एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, जैसे कि इन है, ऑन है, विद है, इनटू है, ईटीसी। अब कैसे ये शब्द किसी वस्तु की स्थिति के साथ संबंध बताते हैं, हम इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। जिसे कहा जाए कि ए बुक इज ऑन द टेबल। एक किताब टेबल पर है। यहाँ अगर हम मान लो सपोज कि ऑन को लुप्त कर देते हैं तो ये कह रहा है कि ये बुक इज टेबल, माने बता रहा है कि एक किताब टेबल है। यहाँ कोई संबंध नहीं बन रहा है। लेकिन ऑन शब्द अगर हम यहीं लगा देते हैं तो सीधा संबंध स्थिति का संबंध बन जाता है कि किस स्थिति में दोनों है। बुक और टेबल की स्थिति क्या है? तो स्थिति है कि एक वस्तु के ऊपर है। तो किसके ऊपर है? तो टेबल के ऊपर, टेबल पर किताब है। तो यहाँ ऑन शब्द जो है ना, स्थिति के साथ संबंध बता दिया, रिलेट कर दिया। तो इस तरह से ऐसे शब्द प्रीपोजिशन ग्रुप में आते हैं। जिसे कहा जाए कि राम इज इन द हाउस, राम घर में है, राम घर में है। यहाँ इनको लुप्त कर दिया जाए तो हो जाएगा कि राम घर है। इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है प्रीपोजिशन के हिसाब से। लेकिन इन अगर लगा देते हैं तो दोनों के साथ संबंध बन जाता है कि दोनों किस स्थिति में है। तो एक वस्तु के अंदर है, यानी कि राम जो है घर के अंदर है, यानी घर में है। तो दोनों इस स्थिति में है। दोनों किस स्थिति में है? तो घर है और उसके अंदर राम है। तो इस तरह से स्थिति का बोध होता है इसमें। तो वैसे ही शब्द जो स्थिति का बोध कराएं, पोजीशन का बोध कराएं, इस ग्रुप में आते हैं। अब इसके बाद सातवां कंजक्शन है। यानी संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय इसको कहते हैं। इसका डिफिनीशन है ए कंजक्शन is a word which connects two or more than two words, sentences and phrases। As example, and, that, if, because, but, etc।
ये कह रहा है कि कंजक्शन वैसा शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को या फ्रेजों को जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। जिसे हमको लिखना है कि राम और श्याम दो शब्द हैं और इनको एक साथ लिखना हो तो सीधा इसको हम लिखेंगे राम और श्याम। इंग्लिश में इसको लिखेंगे राम एंड श्याम। एंड शब्द जो है श्याम को और राम को एक साथ जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से ये ऐसा शब्द कंजक्शन ग्रुप में आता है जो कनेक्ट करता है। और वाक्य को कैसे जोड़ता है कि कहा जाए कि राम ने कहा, एक वाक्य हो गया, वह बीमार है, दो वाक्य हो गया, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इसको एक साथ मिलाना है तो हम लिखेंगे राम ने कहा कि वह बीमार है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे राम सेड दैट ही इज इल, वह बीमार है। यहाँ पर दोनों शब्द को, दोनों वाक्य को एक साथ मिला दिया, दैट जोड़ दिया। तो दैट ये कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ देता है। इस तरह से ये जोड़ने वाले शब्द जो है ना कंजक्शन ग्रुप में आते हैं। अब आठवां, इसको कहते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजक्शन इज अ वर्ड which refers joy, sorrow and surprise। इंटरजेक्शन वैसा शब्द है जो खुशी, दुख और आश्चर्य का बोध करता है। तो वैसा शब्द जो खुशी का बोध करे, दुख का बोध करे, आश्चर्य का बोध करे, वो इस ग्रुप में आता है। अब इस ग्रुप में आता है उल्लास। ये शब्द, इसका हिंदी होता है हाय। हाय शब्द से यहाँ पर दुख का बोध हो रहा है। इस तरह से ये दुख का बोध करने वाला शब्द है। तो ये इंटरजेक्शन ग्रुप में आ जाता है। दूसरा हुर्रा। हुर्रा का मतलब होता है वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह शब्द से ही खुशी का बोध होता है। तो ये खुशी वाला शब्द है। इस तरह से इस ग्रुप में आ गया। एक होता है
फाई फाई यानी कि छी छी। तो इस तरह के शब्द जो है ना, जो विस्मय का बोध करते हों, वो इंटरजेक्शन में आते हैं। तो बच्चों, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारी पढ़ाई समझ में आए तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।